लास्ट अपन ने 11th क्लास के एक दो टॉपिक का रिवीजन लिया था। टॉपिक का नाम बताओ चैप्टर का। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्क पावर एनर्जी और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये इंटायर फिजिक्स में चलने वाला है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अगर एक बार वापस बात कर लें, क्या चीज सीखने को है, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए। फोर्स किधर लगता है, नॉर्मल किधर लगता है, टेंशन किधर लगता है, और इक्वेशन क्या है, एकदम आसान, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। वर्क पावर एनर्जी में दो तीन पार्ट में डिस्कशन करेंगे। पहला पार्ट था वर्क डन। वर्क डन की दो वैरायटी में डिस्कशन है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो चलो दोनों का एक बार मुझे फॉर्मूला बताओ। तो अगर कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन अगर निकालना चाहेंगे तो क्या फॉर्मूला है, F डॉट S, है ना। तो अगर मैं फॉर कांस्टेंट फोर्स की अगर मैं बात करता हूं, कांस्टेंट फोर्स, तो वर्क डन होने वाला है F डॉट S। चाहो तो कई बार कंपोनेंट के फॉर्म में रहता है, तो फोर्स को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों बताओ। फोर्स इक्वल टू लिखेगा F ऑफ x I कैप, F ऑफ y j कैप और F ऑफ z k कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसके भी तीन कंपोनेंट हो जाएंगे। क्या लिखोगे, S ऑफ x I कैप, S ऑफ y j कैप और S ऑफ z k कैप। लास्ट डे अपन ने कुछ क्वेश्चन भी लिया था, राइट। और अगर यही वेरिएबल अगर रहेगा तो वर्क डन बताओ, स्मॉल वर्क डन लिखते हैं पहले, जो होता है F डॉट ds। इसी को अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, F के तीन कंपोनेंट हो जाएंगे, F ऑफ x I कैप, F ऑफ y j कैप। ये सब पिछले क्लास में अपन ने डिस्कस किया हुआ है, जस्ट एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। dx I कैप, dy j कैप और dz k कैप। डॉट प्रोडक्ट में बताओ किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अरे I वाले को I के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ। तो यही इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा f ऑफ x dx, f ऑफ y dy और f ऑफ z dz। अच्छा, ये dw का मतलब क्या होता है, स्मॉल। किसी चीज में भी d लगा हुआ है ना, इसका मतलब उसकी स्मॉल क्वांटिटी बताता है। dx लिखते हैं, इसका मतलब x की छोटी वैल्यू है, x में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। dw का मतलब है वर्क डन है लेकिन वो छोटा सा वर्क डन है। अगर आप टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं तो जो छोटा वर्क डन है या स्मॉल वर्क डन है उसको ऐड करना पड़ेगा, उसी को अपन फिजिक्स या मैथमेटिक्स में बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो अगर आप वर्क डन और भी ऐसे वर्क डन ही निकालना रहता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, राइट। लास्ट क्लास में ये सब पे डिस्कशन हो रखा है अपना। चलो, इस पे कई सारा क्वेश्चन लिया था, आज टॉपिक चेंज करते हैं। हेडिंग डाल दो तो बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी ऑब्वियस है, सबको याद होगा। बताओ क्या है इसका, एकदम छोटा सा स्टेटमेंट है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिख लो तो इस बात को बच्चों, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्स को थोड़ा सा और मीनिंग समझ लेते हैं। ऑल फोर्स का मतलब क्या है यहां पर, ऑल फोर्स का मतलब है टोटल, एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉर्मल हो, टेंशन हो, फ्रिक्शन हो, जितना भी फोर्स क्वेश्चन में होगा सारा ही फोर्स। तो एक बार वापस इस बात को लिख भी देते हैं, इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स। चलो एकदम छोटा क्वेश्चन लेंगे, सबसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। फोर्स लिया है मैंने 60 न्यूटन
और म्यू की वैल्यू है 0.2 और ये 20 kg का ब्लॉक है। पहला क्वेश्चन लिखना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन। करो सॉल्व सभी, लास्ट डे किया है। आगे बेटा सॉल्व करो। आ गया बच्चों, पहले तो एक्सेलरेशन निकालो, कितना आ गया 2। देख लेते हैं, इतनी देर में आना चाहिए था यार, 2-4 बच्चे ही किए अभी तक। देखो अगर ये सब क्वेश्चन में दिक्कत अगर आ रही है तो फिर मेरे से अलग से मिलो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये जस्ट अपन एक क्या कहते हैं इंट्रैक्शन बढ़ाने के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं। कहीं से इसका इरादा कॉन्सेप्ट समझाना नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूँ ये सब आपको आता है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बताओ, क्योंकि ये सब तो एकदम बेसिक सा चीज़ है आगे के चैप्टर के लिए। कितनों से बन गया ये क्वेश्चन अभी तक? कैसे होगा यार? चलो स्टार्ट करते हैं यहां से सीखना। एफबीडी बनाओगे सबसे पहले, कितना मास है 20 kg। बताओ कौन कौन सा फोर्स लगेगा? mg नीचे, सबसे पहला फोर्स mg वाला लगाना है। mg किधर लगेगा? नीचे। मास कितना है 20g। सरफेस पे रखा हुआ है, ये क्या लगाएगा? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। क्वेश्चन के हिसाब से एक फोर्स इधर की तरफ कितना लग रहा है बच्चों? 60 न्यूटन। क्लियर? कुछ भी हो जाए, ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करेगा, ऊपर और नीचे नहीं जाएगा, तो इसलिए बोलेंगे जितना फोर्स ऊपर है उतना ही नीचे। तो इसका मतलब ऊपर नॉर्मल है और नीचे कितना है 20g। नॉर्मल किसी भी क्वेश्चन में जब निकल जाए और फ्रिक्शन दिया हुआ रहे तो तुरंत से निकाल लो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला सबको याद है, क्या होता है? म्यू इंटू एन। म्यू देखो तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बच्चों? 0.2। यही वैल्यू पुट कर देंगे 0.2 और n अभी निकल के आ गया 20 और g की वैल्यू पुट कर दो 10। ये गया तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। फ्रिक्शन क्या चाहता है? पिछली क्लास में डिस्कस किए, फ्रिक्शन चाहता है ब्लॉक रिलेटिवली रेस्ट पर रहे। तो अगर आपने इधर 60 लगाया है तो फ्रिक्शन चाहेगा मूव नहीं करे। तो बताओ ये दोनों डेटा देख के क्या ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा यार। जो 60 न्यूटन है, अभी अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो इसका ज़्यादा है, मतलब ये विनर है अभी फिलहाल, इसके हिसाब से काम होगा। और ये क्या चाह रहा है? ब्लॉक मूव करे, तो ब्लॉक बिल्कुल मूव करेगा और फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा। और फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। और कितना लगाएगा? 40 न्यूटन। ये हो गया इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। अब अगर देखें तो ब्लॉक साफ नजर आ रहा है, आगे की तरफ जाएगा और जिधर जाएगा उधर एक्सेलरेशन मान लेते हैं कितना? ए। तो जिधर एक्सेलरेशन है वो फोर्स क्या लोगे? पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या? नेगेटिव। तो नेट फोर्स इक्वल टू लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव इक्वल टू 20 इंटू ए। 60 में 40 गया, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 20a। तो a की वैल्यू बताओ कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना ये नहीं था, निकालना क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताओ। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर। बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज करेंगे, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर। जब नहीं दिया रहे इनिशियल स्पीड अपने क्या लेना है? 0। इनिशियल स्पीड हो गया 0, हाफ एक्सेलरेशन है 1 और समय कितना दिया हुआ था?
2 सेकेंड, 0 से 2 2 सेकेंड हो जाएगा। तो 2 का करोगे स्क्वायर, ये कट हो जाएगा, या इसको 2 का है स्क्वायर, तो यानी 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी ये आ गया 2 मीटर। ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक चल रहा है अपना वर्क पावर एनर्जी, है ना? सबने लिख लिया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। जब सॉल्व करें ना बच्चों, साथ साथ सॉल्व करते चलना है। अगला क्वेश्चन लिखो। इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड, इन प्रीवियस क्वेश्चन in previous question find work done by F comma normal comma friction and gravity from t equal to 0 to t equal to 2 सेकेंड, t इक्वल टू 0 टू t सेकेंड। अच्छा ये बताओ, चारों फोर्स तो समझ में आ गया जिसका अपने को बातचीत करना है। एक बार वापस डायग्राम भी बना लेते हैं। मास था 20 kg, तो 20 g लग गया नीचे, F इधर की तरफ था 60 न्यूटन, एक फोर्स फ्रिक्शन था पीछे की तरफ 40 न्यूटन, और नॉर्मल लग रहा था ऊपर की तरफ। स्टार्टिंग में अपन डिस्कस किए कि वर्क डन दो वैरायटी में निकालते हैं, कांस्टेंट फोर्स के लिए और वेरिएबल के लिए। तो कम से कम इतना बताओ, ये सब में जो गिवन है क्या ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है यार, 60 न्यूटन 20 ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट। एफ डॉट एस करना है तो 4 बार अपने को करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं निकालना चाहता हूँ वर्क डन ड्यू टू एफ, तो क्या करेंगे? एफ डॉट एस। अच्छा डॉट प्रोडक्ट को बताओ एक्सपेंड करके, इसकी वैल्यू बताओ, एफ की वैल्यू, एस की वैल्यू, और इसके बीच का जो भी एंगल होगा उसका क्या लोगे? कॉस थीटा। एफ कितना लग रहा है यार? 60, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड में, अभी पिछला क्वेश्चन निकाला कितना आया था? 2 मीटर, तो यही वाला वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स इधर की तरफ लगा और पार्टिकल इधर ही गया है, राइट डायरेक्शन में हुआ है, तो दोनों के बीच का एंगल बताओ। अरे जीरो नहीं यार, 90 कैसे होगा? मान लो फोर्स भी इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो एंगल क्या हो गया? जीरो। तो लिखेंगे कॉस जीरो, जिसकी वैल्यू 1 होता है, तो 60 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 120, और इसका ऐसा यूनिट बताओ कितना? जूल। वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल। अब तुम लोग बाकी तीनों निकाल के बताओ, फ्रिक्शन, नॉर्मल और ग्रेविटी। एटलीस्ट ट्राई करो सारे बच्चे। आ गया? गुड। फ्रिक्शन का करेक्ट, ठीक है। जिसको समझ में आ गया वो इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। अगर पूछेगा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। फ्रिक्शन बताओ कितना लग रहा है? वैल्यू कितना है? 40, और डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन के हिसाब से था 2। मेन स्टोरी है एंगल 180। अरे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और ब्लॉक किधर गया? आगे। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड और फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट साइड। एंगल कितना? 180। यस, कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1, 40 इंटू 2 ये हो जाएगा -80 जूल। वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू लिख लेना है, डिस्प्लेसमेंट और फिर से कॉस थीटा। नॉर्मल 20 जी जो हो जाएगा 200, डिस्प्लेसमेंट 2, फिर से वही बात पूछ रहा हूं 90। नॉर्मल लगेगा यार ऊपर और डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कितना हो गया? 90, कॉस 90 जो कि 0 होगा, तो वर्क डन हो गया 0। mg का भी यही हाल है, तो वर्क डन ड्यू टू अगर mg पूछेगा तो mg की वैल्यू जो 20 था, डिस्प्लेसमेंट और कॉस 90, चाहो तो इसको सीधा ही 0 लिख दो। क्लियर है सबको? ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पे लेंगे।
साथ साथ क्वेश्चन करते चलना है, नहीं तो पीछे रह जाओगे। चलो पहला क्वेश्चन लिखना। ठीक, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सबसे पहला काम करो, एक्सेलरेशन निकालो और सही सही निकालना। एक्सेलरेशन से भी पहले नॉर्मल सही से बताओ सारे बच्चे। क्या चीज कह रहे हो? अरे mg नीचे लगे, mg इधर लगाओ और फिर उसका करो कंपोनेंट। mg नीचे लगाओ इधर इधर और उसका करो कंपोनेंट इधर। सही सही कंपोनेंट करो। नॉर्मल इधर बताया, सरफेस परपेंडिकुलर ना। देख ले, आया? चेक करना पड़ेगा वो डेटा से। एटीन मीटर आया। चलो साथ साथ करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये बात समझो, 10 kg ब्लॉक लिया, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहला काम करो mg वर्टिकली नीचे की तरफ। तो इधर ये 10 kg है तो ये 10g लगेगा। नॉर्मल जो सरफेस रहता है, सरफेस कौन सा, ये इसके लगेगा परपेंडिकुलर। ले सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये रहा, सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, ब्लॉक सरफेस के अलोंग ही मूव कर सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 10g का करना पड़ेगा कंपोनेंट। तो बताओ ये एंगल कितना है 37, तो ये एंगल भी हो जाएगा 37। 10g का ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा 10g cos 37, और इधर हो जाना है 10g sin 37, और एक एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज 100 न्यूटन। क्या यहां तक बात क्लियर है? ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा ये बाद में डिस्कस होगा, लेकिन इतना तय है कि ब्लॉक सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं जाएगा। तो बोलेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर एक साइड में जितना फोर्स होगा और अपोजिट साइड में जितना फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अरे ब्लॉक प्लेन के लॉन्ग ही मूव कर सकता है ना, इसके परपेंडिकुलर तो मूव करेगा नहीं। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, सबसे पहला बताओ, नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा 10g cos 37। लगे हाथ तो इसको सॉल्व कर लो, 10 और cos 37 4/5, 5 से ये 5 से 2 बार में 4 इंटू 8 हो जाएगा। सो नॉर्मल की वैल्यू आ गया कितना, 80 न्यूटन। यहां तक क्लियर है? नॉर्मल जैसे ही निकले तुरंत से निकाल लो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाना है दैट इज म्यू एन। म्यू कितना है बच्चों, 0.2।
1, 0.1 और नॉर्मल है दैट इज 80, तो ये आ जाएगा कितना 8 न्यूटन। क्या यहां तक बात क्लियर है? अच्छा इसकी वैल्यू बताओ तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 और ये 3/5 5 से 2 बार में, तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन। अब थोड़ा सा शांति से तुम लोग इस बात का आंसर करना। एक फोर्स ऊपर की तरफ कितना लग रहा है प्यारे बच्चों 100 लिया, और इधर की तरफ mg का ये कंपोनेंट लग रहा है कितना 60। इस दोनों का नेट फोर्स कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। तो एक और डायग्राम बना लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 40 न्यूटन इधर की तरफ, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया जो कि मूव कराना चाहता है ब्लॉक को। 100 न्यूटन चाह रहा था ऊपर चले, 60 न्यूटन चाह रहा है नीचे की तरफ चले। अल्टीमेटली इस दोनों का अगर देखेंगे रिजल्टेंट तो 40 न्यूटन किधर ऊपर की तरफ। अब लास्ट में आएगा कौन फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन चाहता है कि ब्लॉक मूव नहीं करे, तो फ्रिक्शन कितनी वैल्यू लगा सकता है बच्चों 8 न्यूटन, लेकिन जो मूव कराने वाला रिजल्टेंट फोर्स है वो तो है 40, जो फ्रिक्शन से कहीं ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ब्लॉक मूव करेगा। क्लियर? तो अगर ब्लॉक मूव करेगा तो किधर की तरफ जाएगा जिधर ये फोर्स लग रहा है, तो यानी ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, और वो बेचारा कितना लगा सकता है 8 न्यूटन, तो 8 न्यूटन लगाएगा वो फोर्स। क्लियर है? अब लिखेंगे कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बोलेंगे इधर की तरफ एक्सेलरेशन मान लेते हैं कितना है a, तो F नेट इक्वल टू लिखोगे मास इनटू एक्सेलरेशन। जिधर एक्सेलरेशन है वो फोर्स पॉजिटिव, उल्टा डायरेक्शन वाला नेगेटिव। मास कितना है बच्चों 10 इंटू ए, 40 में 8 गया तो कितना हो जाएगा 32, 10 इंटू ए, तो ए हो जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन ने एक्सेलरेशन नहीं पूछा था, पूछा था डिस्प्लेसमेंट। निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट कौन सा बड़ा चीज है, बताओ डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए बच्चों? यस, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। यू हो गया 0, हाफ एक्सेलरेशन 3.2 और टाइम फिर से 2 है, और 3.2 इंटू 2 ये आया था किसी का? गुड, बढ़िया। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा राइटिंग की स्पीड आपको बढ़ाना है, मेरे साथ साथ चलना है। क्वेश्चन लिखो। हाँ बेटा, बाहर जाना है? समझ में एक टॉपिक कहीं पर बताओ, कहां पर? इसके लिए काम करो, डाउट सेशन अलग से ले लेना मेरे से, मैं बता दूंगा क्लास के बाद, क्योंकि ये 11th की चीज़ है। 12th का रहता तो फिर से रिवीजन कराता, है ना, या सबको आ रहा है ये चीज़ें, अलग से बता दूंगा तुमको, ठीक है? जिसको भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो जिसको भी दिक्कत हो अलग से एडिशनल क्लास कर देता हूं इस दो चैप्टर पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी पे 5-6 क्लास अलग से लूंगा। ये रेगुलर क्लास है, इसकी नहीं, अलग से क्लास लगवा दूंगा, ठीक है? उसकी टाइमिंग बात करके डिक्लेयर करता हूं आपको, ठीक है? चलो अपन कंटिन्यू करते हैं। यहां पर लिखो, इन प्रीवियस क्वेश्चन find work done by friction and normal, mg को रहने दो इस बार, find work done by friction and normal from t equal to 0 to t equal to 2 second. Find work done by friction and normal फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। एक लाइन में आंसर लिखना है बस। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आए क्या बच्चों? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो
तो बोलोगे सर फ्रिक्शन की वैल्यू लिख लेना है, डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ये ना। तो अगर डायग्राम याद हो तो बच्चों, ब्लॉक आगे की तरफ गया था और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, 6.4 मीटर। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे, इधर की तरफ, नीचे नहीं, इंक्लाइन प्लेन के अपोजिट इस साइड में। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितना था, 8 न्यूटन। बताओ क्या करना है यार, कुछ भी नहीं, फ्रिक्शन है 8 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 6.4, एंगल बताओ 180, डिस्प्लेसमेंट इधर और फ्रिक्शन उसके जस्ट अपोजिट, कॉस 180। इसी को सॉल्व करो, 8 चौके 32, 3 8 छक 5.12 माइनस का, ठीक है। और नॉर्मल का बताओ तो 0। तो अपना जो पर्पस है लगभग इतना ही था बच्चों। वर्क डन क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला, इतने से अपना इलेक्ट्रोस्टैट में काम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत है तो फिर वो क्लास अटेंड कर लेना, ये एकदम बेसिक है। और पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में मैं पिछली क्लास में भी बोला था, सिर्फ कूलम्स लॉ पढ़ाऊंगा जो जिसका फॉर्मूला हो सकता है सुना हुआ होगा, बाकी यही वाला क्वेश्चन फिर से करना है इसी तरह से। उसमें भी वर्क डन चलेगा, फोर्स चलेगा, एक्सेलरेशन, यही चलने वाला है। मतलब सिर्फ नाम का स्टार्टिंग एक लेक्चर लगेगा, इसके बाद बस यही स्टार्ट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। हाँ, वर्क डन बाय नॉर्मल एक बार वापस बात हो जाए तो नॉर्मल तो लगाता सरफेस के परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ। तो वर्क डन अगर लिखना चाहेंगे, वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट कॉस 90 डिग्री। जब एक क्वांटिटी 0 है तो बाकी की वैल्यू लिखने का मतलब ही नहीं है, सीधा 0 लिख दो। चलो कुछ और लिखते हैं। चलो हेडिंग डालो तो बच्चों, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहले लाइन चेंज करके लिखो, कंजर्वेटिव फोर्स, लाइन चेंज करके लिखना, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हेडिंग डालो पहले कंजर्वेटिव फोर्स, फिर हाइफन करके इसके बारे में लिखना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड, work done by conservative force does not depend on path. Work done by conservative force does not depend on path. क्या चीज़ है इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है वो लिख लो, लाइन चेंज करके लिखना, एग्जाम्पल mg ग्रेविटी फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और अगला चैप्टर है उसके बारे में लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक। और भी कई सारे फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। जैसे इस चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा लिखाता जाऊंगा। अभी फिलहाल आपको बस 3 चीज याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सब हो गया कंजर्वेटिव। क्या है कंजर्वेटिव फिर से एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस इतना ध्यान रखना है। मैं पूछूंगा कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल बताओ, तो बोलना है कि mg इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्प्रिंग फोर्स। आसान भाषा में बताऊं, जिसका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है ना, वो सब के सब कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। थोड़ा ये मैथमेटिकल टॉपिक है। अब लाइन चेंज करके लिखना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, लाइन चेंज करके लिखना, नोट करके नहीं हो तो लिख लो इसको, वर्क डन बाय
conservative force is equal to negative of change in potential energy. Negative of change in potential energy. Work done by conservative equal to minus change in potential energy. पोटेंशियल एनर्जी को U से लिखा जाता है, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट को अगर मैं इस तरह से लिखूं और चेंज को डेल्टा से लिखा जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख दोगे? डेल्टा U। कहीं पर भी डेल्टा लिखा रहे तो इसका मतलब क्या समझते हैं? चेंज। और पोटेंशियल एनर्जी को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है U से। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा ये टॉपिक, अभी एक बार गो थ्रू हो लेते हैं, है ना। हेडिंग डाल दो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डाल दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिख लेना वर्क डन due to gravitational force equal to minus change in gravitational potential energy। एक बार वापस से स्टेटमेंट बोलना, तो क्या लिखाया है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस या नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप ग्रेविटेशनल वर्क डन लिखोगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहीं पर अगर मैं लिखूंगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो बताओ ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? माइनस चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर लिखूंगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या हो जाएगा? माइनस चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स अलग अलग है, ठीक है, लेकिन सब में स्टोरी सेम है। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, सीधा वहां से अब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। 20 kg का एक ब्लॉक है, एक काम करो, इसको M लिख लो। एक सेकेंड रुक जाओ। चलो डायग्राम बनाओ बच्चों। चलो क्वेश्चन लिखना। अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is displaced, a particle of mass m is displaced from point A to B. A particle of mass m is displaced from point A to B. Find, एकदम एक छोटा सा क्वेश्चन है पहले, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी।
फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। सॉल्व करो सारे बच्चे। कुछ भी नहीं करना है, सीधा आंसर बताना है। माइनस mgh। इसमें क्या करना, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप mg किधर लगेगा, नीचे, और पार्टिकल गया है डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, और कितना h। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी अगर पूछेगा तो बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लेता हूं mg, डिस्प्लेसमेंट और cos थीटा। तो mg और डिस्प्लेसमेंट h और cos 180, तो ये हो जाएगा माइनस mgh। अपने को ये नहीं पढ़ना है, अपने को पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। फिर से क्वेश्चन लिखो। इन प्रीवियस क्वेश्चन in previous question if potential energy at point A is in previous question if potential energy at point A is 100 joule, 100 joule, find potential energy at point B। अब इस बात को डिस्कस करेंगे, है ना। हमारा एक बार वो स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर दो तो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ उसको पोटेंशियल एनर्जी लिखो। एक ही पोटेंशियल एनर्जी कौन सा, ग्रेविटेशन है। तो जब भी बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब क्या समझना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगला टॉपिक, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट, तो जब भी बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी जब भी बात करेंगे ग्रेविटेशन में, समझ जाना है ग्रेविटेशनल है ना। लिखने में बहुत ज्यादा वो लगता है। चलो अब अपने को वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालिए, क्या बच्चों, माइनस mgh। एक ये माइनस फॉर्मूला का है, और इस ये क्या चीज है बताओ तो एक बार, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल वैल्यू माइनस पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू। अब क्वेश्चन पढ़ के तुम लोग ये बताओ, ए पॉइंट और बी पॉइंट में कौन सा इनिशियल पॉइंट है और कौन सा फाइनल। अरे कोई भी कह देगा, जहां ब्लॉक स्टार्टिंग में था वो इनिशियल है, कुछ देर के बाद जहां पर पहुंचा वो फाइनल है। ए हो गया इनिशियल और बी हो गया फाइनल, है कि नहीं। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं, माइनस, या अच्छे से क्या, इसको पहले कट ही कर दूं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इधर हो जाएगा mgh इक्वल टू, ये फाइनल, इसको लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। क्या ये मेरी बात क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन में ये वाला चीज दे रखा है, क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी ए पर कितना बोल रखा है, 100 जूल। तो जो बोल रखा है वो पुट कर देंगे, इसमें क्या करना। तो mgh इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस 100, ये निकालना था। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी हो जाएगा mgh प्लस 100। एक बार यहां तक लिखो, फिर थोड़ा और बात करेंगे इस पर। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने, ठीक है। बात ये करना था यार, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 100। एक लाइन चेंज करके नोट करके एक पॉइंट लिख लो तो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन था
जिसमें ब्लॉक स्टार्टिंग में ए पॉइंट पर रखा हुआ था और क्वेश्चन ने बोला कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इसका मान कितना दे रखा है 100। इस ए पॉइंट पर कोई एनर्जी डिफाइंड नहीं है, ये आप क्वेश्चन ने जैसे बोला है 100 है, किसी दूसरे क्वेश्चन में इसको 0 लिख सकते हैं, किसी तीसरे क्वेश्चन में इसको 60 जूल लिख सकते हैं। मतलब ये अलग अलग आदमी अपने हिसाब से उसकी वैल्यू अलग अलग मान सकता है। और जैसे कोई एक आदमी है यार, अच्छा या बुरा है, मान लो कोई क्वेश्चन पूछेंगे, 100 आदमी से पूछोगे तो कैसा आंसर, आदमी एक ही है, मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, एक ही आदमी के बारे में, तुम ही हो। तुम्हारे 10 दोस्तों से पूछूंगा क्या लग रहा है, सबका सेंटेंस सबका सेम ही रहेगा क्या अलग अलग, अलग अलग। अरे कोई अच्छा बोलेगा कोई खराब बोलेगा ही ना। एग्जैक्टली उसी तरह से ये एब्सोल्यूट डिफाइन नहीं होता है, ये अपने हिसाब से यहाँ पर मान लेते हैं। तो इसीलिए कई बार क्वेश्चन वगैरह एमजी वगैरह का जब अपन करते हैं ना, तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए अर्थ सरफेस पे वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेते हैं, 0। 0 है नहीं, उसने क्वेश्चन को आसान करने के लिए 0 मान रखा है। मान लो क्वेश्चन बोल देता कि नहीं 0 नहीं लेना है, 20 लेना है, तो फिर अपन 20 हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आया? आगे और इस पर डिस्कस करेंगे। अब मुद्दे की बात फिर से लौट के आते हैं। अच्छा, अभी अपना टॉपिक चल रहा है, वापस से बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ना है और इसके बीच का रिलेशन समझना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट अपन ने देखा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस बिहाफ पर बस इतना सा, इस क्वेश्चन की हेल्प से बस इतना सिखाया आप लोगों को कि अगर मान लो पार्टिकल मास m है, अगर h हाइट पर ले जाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये हो जाएगा mgh। अगर यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 लेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, mgh। अगर यहाँ का 100 होगा, तभी जो पिछला क्वेश्चन था, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh प्लस 100। इसी क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अर्थ सरफेस पे बोल देता माइनस 200 है, तो यहाँ का क्या हो जाता, mgh प्लस माइनस 200, एक तरह से mgh माइनस 200। चलो, हालांकि इसका ज़्यादा काम नहीं है, काम जिसका है वो बात करते हैं। चलो हेडिंग डाल दो तो, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ कंजर्वेटिव, बार बार ये कंजर्वेटिव फोर्स चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। सबसे पहला कंजर्वेटिव फोर्स कहते किसको है, अभी कुछ देर पहले लिखाया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। बस इतना ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं फिर और डिस्कस करेंगे इस बात पर। ये सबसे पहला क्वेश्चन यही था, F इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप, फाइंड वर्क डन बाय F इफ पार्टिकल इज displaced from t equal 0,0 to 2,4। पहला क्वेश्चन था, सबसे आंसर आना चाहिए। फोर्स वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखो जल्दी से। लास्ट आ गया बेटा? हाँ, आप बताओ लास्ट वाला स्टूडेंट कितना है बच्चों? अरे इसको बताने दो, सॉल्व करो यार, आलस्य क्यों करना है इसमें। क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बताओ, 2i कैप प्लस 4j कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप, तो वर्क डन हो जाएगा F डॉट एस, i को i के साथ 2 गुना 2 4,
और 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 1620 जूल। ये तो पिछला क्वेश्चन। अब हेडिंग क्वेश्चन लिखो फिर से। इन प्रीवियस क्वेश्चन given force is conservative force, ब्रैकेट में लिखना ट्रू और फॉल्स। ये सत्य है या असत्य आपको बताना है। तो बात को अपन समझते हैं। एक बात बताओ, वर्क डन निकालना था, फोर्स दे रखा है। अच्छा, इसको थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अपन समझते हैं। 0,0 ये है और 2,4 ये है। जैसे मैं मान लेता हूँ, आसान से नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल अगर लें, मान लो कोई भी मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक का अगर मैं लोकेशन आपको बताऊँ, तो बताओ कितने पॉसिबल रास्ते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो से यहाँ तक आने का। कम से कम 4-5 तो दिख ही रहा है ना यार, मतलब सीधा इधर से आ जाना, इधर से आ जाना। मेरे को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट 4-5 कम से कम इतना तो मानोगे कि बहुत सारे रास्ते हैं। पॉपुलर रास्ता अलग बात है, लेकिन पॉसिबल रास्ते की बात करूंगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे पॉपुलर शॉर्टकट बोलेंगे तो एक होगा, किसी को घूम के आना है तब घूम के पूरा दिल्ली घूम के आओ, इसमें क्या दिक्कत है? मना क्या किसी ने? है कि नहीं? एग्री करोगे इस बात से? इसका मतलब है आपको स्टार्टिंग लोकेशन दे रखा है, फाइनल लोकेशन दे रखा है, सिर्फ लोकेशन दिया हुआ है, पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा है। तो अगर मैं पूछूंगा कितने रास्ते से गया होगा, किस किस रास्ते से, तो रास्ता तो दिया हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब बहुत सारे रास्ते पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब हो सकता है सीधे यहाँ गया होगा, पहले स्ट्रेट गया होगा, फिर इधर गया होगा। ये सब कुछ पॉपुलर रास्ते की बात कर रहा हूं। अब अगर कर्व वाला देखेंगे तो इनफाइनाइट रास्ता हो जाएगा, है कि नहीं? इस क्वेश्चन में कहीं रास्ता नहीं दिया हुआ है कि सीधा स्ट्रेट गया था या पहले वाई एक्सिस पर गया, पहले जेड एक्सिस पर। सिर्फ क्या दिया? फोर्स दे दिया, स्टार्टिंग लोकेशन और फाइनल लोकेशन, और आपसे वर्क डन पूछा और आपने वर्क डन निकाल लिया। इस बात से क्या समझ में आ रहा है? इस बात से ये समझना है कि वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए ये नहीं दिया हुआ था तो भी ये निकल गया। अरे अगर डिपेंड करेगा, मान लो कई बार ऐसा रहता है कि दो लोग मिलके शेयरिंग कर लेते हैं कि मेरे घर से आते हो बाइक तुम भी बाइक लेकर आना, बैठ के चलेंगे साथ में। तो आपकी क्या है? उस पर डिपेंडेंसी है। तो अगर वो आएगा तभी तो उसके साथ जाएंगे अपन, अगर वो नहीं आएगा तो इसका मतलब आप नहीं जा पाओगे, सीधी बात है। तो अब मान लो कोई स्टूडेंट क्लास आ रहा है, मान लो अब नाम ले लेते हैं, राम श्याम नाम ले लेता हूँ। मान लो जब जब राम आ रहा है श्याम उसके साथ आ रहा है, श्याम नहीं आया तो राम भी नहीं आया। इसका मतलब है, मतलब हालांकि स्टेटमेंट बस इतना सा है कि श्याम की बाइक पे ही राम आता है, बस इतना बता रहा हूँ। अब मान लो एक दूसरा एग्जांपल ABC नाम ले लेता हूँ। तो अब A खुद से आता है, B से उसको कोई लेना देना नहीं थी। B आए चाहे नहीं आए तो A तो इंडिपेंडेंट है ना। तो इसका मतलब बस ये कहना चाह रहा हूँ, रास्ता नहीं दिया हुआ था लेकिन वर्क डन निकल गया। इसका मतलब रास्ता दो चाहे नहीं दो, उस पर वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। कौन? वर्क डन। ये जो गिवन फोर्स F है ना, F का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है और स्टेटमेंट हो गया ट्रू। क्लियर है? बस आंसर खाली इतना लिख देना है। फिर से एक बार वापस बात कर लेते हैं बच्चों। वर्क डन निकालोगे, पाथ अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स है। चलो एक दो और क्वेश्चन लिखो जल्दी से। F इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, फाइंड वर्क डन। ये भी पहला ही क्वेश्चन है। फाइंड वर्क डन बाय F इफ पार्टिकल इज displaced from 0,0 to 2,4। करा रखा है, वेरिएबल फोर्स है, इंटीग्रेट करके आंसर बताओ।
वैल्यू पुट करो ना। कितना आया? 8 10 जूल। कन्या में कोई लोग? कैसे होएगा यार, सब बता रखा है तब लोग तुम लोग आलसी एकदम काम ही नहीं करना चाहते हो। कितना है? 10। ठीक। क्लास में करा है, तुम लोग अलग से क्लास अभी इस टॉपिक पे लूँगा, जिसे नहीं बन रहा है वो अटेंड कर लेना वो क्लास, ठीक है। चलो अपना ये बात हो रखा है, वेरिएबल है, क्या लिखना है? एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एफ ऑफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। आई के सामने जो है वो है एक्स हो गया, तो क्या लिख लेना चाहिए बताओ तुम लोग? ये हो जाएगा एक्स डी एक्स और ये है वाई डी है। सबसे आसान इंटीग्रेशन, इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दोनों की अलग अलग लिमिट पुट कर दो। 0,0 से कहाँ पार्टिकल गया है? 2,4, तो x चेंज हो रहा है 0 से 2, तो ये हो गया x 0 से 2 और y देखो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? 0 से 4, 0 से 4। 1/2 लिख दो, x की वैल्यू के बाद 2 लिखो तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। 1/2 लिख दिया, y की जगह पर 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व करना आसान है, ये क्या हो जाएगा? 4/2 और 1/2 ये हो जाएगा 16। 2 से 8 बार में, 2 से 2 बार में कितना हो जाएगा? 2 + 8 10 जूल, है ना। टॉपिक चले कंजर्वेटिव फोर्स, तो तुम लोग बताओ क्या लिखना चाहिए? ऊपर वाला फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? सिर्फ फोर्स दिया हुआ था, स्टार्टिंग पोजीशन दिया हुआ है, फाइनल पोजीशन दिया हुआ है, रास्ता तो है नहीं। रास्ता का यहाँ पर क्या मतलब है? रास्ता का मतलब होता है कि अगर आपको y और x के बीच रिलेशन दिया रहेगा ना, तो इसका मतलब है कि आपको पाथ दिया हुआ है। ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा है, तो लाइन चेंज करके बस खाली लिख लो, above force is conservative force, above force is conservative force। ये थोड़ा किसी बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है, खाली मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं, लेकिन है आसान। वर्क डन ही तो निकालने बोल रहा हूँ, कुछ नया तो है नहीं इसमें। चलो फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं। F = है y I कैप, फाइंड वर्क डन बाय F if particle is displaced from 0,0 to 1,1। तो आगे बढ़ने से पहले तुम लोग खाली एक चीज अलग से मुझे बताना है, एफ ऑफ एक्स क्या है और एफ ऑफ वाई क्या है? आई दे रखा है ना, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ वाई है ही नहीं, तो एफ ऑफ वाई है 0 और एफ ऑफ एक्स कितना है? वाई। तो एक बात तो साफ सबको समझ में आ रहा होगा कि वेरिएबल है, तो अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन वाला लिखना पड़ेगा। तो स्मॉल वर्क डन बताओ क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स डी एक्स और एफ ऑफ वाई डी वाई। अगर वर्क डन निकालना चाहते हैं तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एफ ऑफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। डेटा हिसाब से बताओ एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है? वाई दे रखा है, तो अपने को वाई लिखना पड़ेगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन, और ये तो हो जाएगा 0, तो उसको तो करना नहीं, तो मेन स्टोरी है ये आ जाएगा वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब बात यह है कि ये इंटीग्रेशन तभी होगा सॉल्व जब y की वैल्यू किसके टर्म में दिया रहेगा? x के टर्म में। क्वेश्चन में ये दे ही नहीं रखा है, फिर इसका आंसर में अपने को लिखना पड़ेगा कि अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लाइन चेंज करके यहाँ तक लिखो पहले। लाइन चेंज करके खाली लिख लेना, वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन एट दिस मोमेंट।
we cannot solve this question at this moment. अब फिर से क्वेश्चन लो तो in previous question find work done if पहला है y इक्वल टू एक्स दे रखा है, दूसरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, और तीसरा पार्ट में है y इक्वल टू एक्स क्यू दे रखा है। अब सॉल्व करके फिर से बताओ तो। कुछ नहीं, y की वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें क्या है। जैसे पहले पार्ट के लिए बोलेगा तो वर्क डन अपना क्या था बच्चों, बताओ तो y dx था ना, तो पहले पार्ट के लिए बताओ क्या लिखोगे। y की वैल्यू क्वेश्चन ने बोला x पुट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे x dx। कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है बच्चों, 0,0 से 1,1। खाली x पे ध्यान देना है, 0 से 1। सॉल्व करके बताओ तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, तो ये क्या आ गया 1/2। दूसरा पार्ट का सॉल्व करके तुम लोग बताओ, 1/3। y के जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर दो, और क्या एक्स स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, तो 1/3। अगला तीसरा वाला हिस्सा बताओ। ठीक है, अब मुझे फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। पढ़ रहे हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो मुझे इतना सारा मेहनत करने के बाद बताओ, इस बार जो क्वेश्चन में जो फोर्स दिया हुआ है ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव है ना, बिना पाथ के तो अपन सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, और अलग अलग पाथ पे जब ये वाला पाथ, इसमें समझो कैसे, जैसे y इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो बताओ इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया ऐसे करके। y इक्वल टू अगर बोल रखा है एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला होता है कुछ इस तरह से, वो भी इसी टाइप का रहता है, पैराबोला नहीं रहता है, वो थोड़ा और स्ट्रेट ऐसा करके। मतलब है कि रास्ता दिया हुआ रहेगा, पाथ दिया हुआ रहेगा, तभी अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइन चेंज करके लिख लेना, एबव फोर्स इज, क्या लिखना है बताओ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एबव फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हालांकि इतना डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना है, बट हाँ इतना सारा पढ़ लिए तो कम से कम इतना चीज तो क्लियर हो गया कि दो टाइप का फोर्स अपन डिस्कस कर रहे हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स पे बार बार अपने फोकस रखना है। कंजर्वेटिव फोर्स का एक दो एग्जाम्पल बताओ जल्दी से, बोला था याद रखने को, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगला चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पे डिटेल चर्चा करना है, और वो कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, थोड़ा अभी हैवी लग रहा होगा, बट इसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों, अपने को सीखना पड़ेगा ये। फिर सब हेडिंग डाल दो तो, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये एक बार यहां पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत क्लियर यहां पर होगा, फिर जब अपन इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तो दोबारा फिर से ये चीज समझाऊंगा, है ना। तो यहां पर पढ़ाने का मतलब ये है कि एक बार यहां देख लेंगे तो वहां पर थोड़ा समझने में आसान रहेगा, है ना। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। जो पढ़ा हुआ है उसी चीज को वापस लिखूंगा। तुम लोग एक बार जल्दी से बताओ, तो स्मॉल वर्क डन को क्या लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, बताओ तो। एफ ऑफ एक्स, नहीं स्मॉल में लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ वाई डी वाई, एफ ऑफ जेड डी जेड, है ना। ये है स्मॉल वर्क डन। अच्छा, मैं अगर लिखूंगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही ना।
अच्छा, स्मॉल वर्क डन अगर मैं लिखूंगा स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो क्या हो जाएगा? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे कम वर्क डन करोगे तो चेंज भी क्या होगा? कम ही होगा। तो यही इक्वेशन को क्या लिख देंगे? वर्क डन था तो स्मॉल वर्क डन इक्वल टू माइनस यहाँ पर टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और उसको कैसे लिखेंगे बताओ? DPE। या फिर इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू स्मॉल DU। पोटेंशियल एनर्जी को U से लिख दिया। क्या ये बात समझ में आया? अरे पुराना ही सब कुछ लिखा है। ये बताओ क्या है? स्टार्टिंग का फॉर्मूला। ये वाला चीज अभी लिखा है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अगर मैं लिखता हूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसी चीज को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं? f(x) dx, f(y) dy, f(z) dz। ये लिख सकता हूं क्या बच्चों? अच्छा, इस दोनों इक्वेशन को अगर मिलाऊं तो f(x) dx, f(y) dy, f(z) dz इक्वल टू क्या लिखूंगा? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये सब क्या है बताओ? ये सब कंजर्वेटिव फोर्स का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट है। यहां तक क्लियर है सबको बात? तुम लोग एकदम शांत होकर जवाब दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं। कहां पर? इस साइड में कोई दिक्कत नहीं, यहां पे ठीक तो है बच्चों? स्मॉल वर्क डन इक्वल टू माइनस, और ये चेंज है उसी को लिखा गया है D, और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और उसी को U से लिखते हैं। तुम लोग को थोड़ा सा फिर से, ये नया नहीं था रे, तुम लोग ऐसे समझो, बाद में उस स्लाइड पाएंगे। वर्क डन का फॉर्मूला तुम लोग जल्दी से बताओ, स्टार्टिंग क्लास में लिखा है F.S। इसमें क्या था? इसी का कंपोनेंट फॉर्म में अगर मैं स्मॉल वर्क डन लिखूंगा तो तुमने बताया था F.ds। इसी का आपने क्या बोला था? f(x) dx हो जाएगा, f(y) dy हो जाएगा, f(z) dz हो जाएगा। ये क्या है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अरे वो फोर्स अगर कंजर्वेटिव होगा तो ये जो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिखूंगा? माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब गिवन फोर्स कंजर्वेटिव होगा तब उसका वर्क डन मैं लिख सकता हूं माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही लिख रहा हूं तो इसमें क्या दिक्कत है? बात क्लियर है? तो मैंने क्या लिखा पिछली स्लाइड में बताओ? ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ही लिखा है, पहले से पढ़ रखा है। क्लियर? अब मेन समझने वाला कुछ बातें हैं। इफ y कांस्टेंट हो, अब ये इसका मतलब क्या है समझेंगे, और z कांस्टेंट हो। अच्छा, y मैं कहता हूँ कांस्टेंट है तो इसका मतलब जब चीज़ें कांस्टेंट होगा तो उसमें चेंज नहीं होगा, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन dy बताओ क्या हो जाएगा? 0। और उसी तरह से dz क्या हो जाएगा? 0। तो अगर इस इक्वेशन में dy 0 पुट कर दूं और dz 0 कर दूं तो ये वाला इक्वेशन बताओ क्या कन्वर्ट हो जाएगा? f(x) dx इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मेरा मेन इंटरेस्ट है यहाँ पर f(x) निकालना, तो f(x) बताओ क्या हो जाएगा? du बाय dx। अब यहाँ तक एक बार लिख लो तो ये लिखो, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसमें इंटरेस्ट आएगा, है ना? थ्योरी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। लिख लिया बच्चों?
अगर इसी इक्वेशन में दूसरी बात बोलता हूं, पिछली बार क्या लिया था बताओ, y और z को कांस्टेंट लिया था, तो क्या निकल के आ गया था, f ऑफ x। इस बार ले लेते हैं x और z को कांस्टेंट। इफ x इक्वल टू कांस्टेंट और z इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब dx हो गया 0, इसका मतलब हो गया dz 0। तो बताओ क्या निकल जाएगा, f ऑफ y कितना हो जाएगा, f ऑफ y बताओ, यस माइनस डी वाई अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। एक लास्ट रह गया, एफ ऑफ जेड निकालना है, बताओ उसके लिए क्या होना चाहिए, यस एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, वाई कांस्टेंट हो जाएगा, यानी डी ऑफ एक्स 0 है, डी वाई 0 है, तो इसमें एफ ऑफ जेड निकल जाएगा माइनस डी यू बाय डी जेड। बस ये वाला चीज पढ़ना था। तो कंजर्वेटिव फोर्स का 3 कंपोनेंट था बच्चों, एफ ऑफ एक्स आई कैप, एफ ऑफ वाई जे कैप और एफ ऑफ जेड के कैप। एफ ऑफ एक्स बताओ तो कितना निकल के आया, माइनस डी यू बाय डी एक्स। अब एक बात समझो यहां पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला, एक बार वापस यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, एक बार दोबारा इसको रिपीट कराऊंगा, ठीक है, वैसे पढ़ा हुआ रहता है ये जो y को और z को कांस्टेंट माना गया है वो है नहीं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहां पर हमने सिर्फ किसको माना है चेंज हो रहा है, x को, y और z को क्या माना है, कांस्टेंट। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। इस हिसाब से इसको क्या पढ़ोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y का मतलब हो जाएगा y को छोड़कर बाकी जो भी है वो है कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू z, x और y है कांस्टेंट। क्लियर है। तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन को बताने के लिए उसका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, प्लस इसको लिखेंगे माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप, प्लस मतलब इस तरह का सिंबल से समझ जाएंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाकी को लेना है कांस्टेंट। तो इसी को थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लें तो बच्चों, माइनस को नहीं हो तो बाहर कर लो, तो डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, डेल यू डेल वाई जे कैप, डेल यू डेल जेड के कैप। ये क्या निकल के आ गया, कंजर्वेटिव फोर्स। ये अपने को आगे चैप्टर में पढ़ना है। क्या दिया रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा एक्स वाई के टर्म में, आपको पूछेगा फोर्स बताइए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेंगे, चलो आगे चलें बच्चों, क्वेश्चन लें। नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, इसको डिफरेंशिएट किए, राइट, और इसके आगे ये है डायरेक्शन। हाँ, इसीलिए तो डायरेक्शन यही तो हो गया ना। ये जो आई है ये क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है इसका, ये क्या बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड है। पोटेंशियल एनर्जी वाला जो ऑपरेशन है यहां तक है, उसके साइड में है इसका डायरेक्शन। जैसे मैं एक बात बोलता हूं, हाँ वही बता रहा हूं, समझो इधर,
ये F इक्वल टू 20I है। क्या मतलब समझते हैं इसका, कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 20, और ये I से हम समझ लेते हैं कि ये x एक्सिस की तरफ है। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, डिफरेंशिएट कर लिए, क्या पता चल जाएगा, मैग्नीट्यूड। x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इसका मतलब ये फोर्स किधर की तरफ है, x एक्सिस की तरफ। क्लियर है। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो फोर्स y एक्सिस, और z के रेस्पेक्ट में z एक्सिस। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं, एकदम आसान सा है। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस 3z, फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स एट 1, 2, 3। फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स एट 1, 2, 3। तो तुम लोग सबसे पहले एफ ऑफ एक्स अलग से निकालो, एफ ऑफ वाई अलग से निकालो, और एफ ऑफ जेड अलग से निकालो। एफ ऑफ एक्स कैसे निकलता है, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। तो इस वाले चीज को क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में, x, मतलब x को खाली वेरिएबल मानना है, बाकी सब कांस्टेंट। तो बताओ तुम लोग, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। माइनस तो था वो एज इट इज लिखा 2x। अच्छा वाई क्यू का डिफरेंशिएशन, अरे जीरो ना, अभी जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में ना, तो y और z ये क्या हो गया, कांस्टेंट। 3 तो है ही कांस्टेंट। अभी फिलहाल x के रेस्पेक्ट में y भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखे हैं बताओ, 0 प्लस 3 है कांस्टेंट, और अभी z को भी क्या लेना है, कांस्टेंट। तो ये हो गया 0, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो y, एफ ऑफ वाई तुम लोग बताओ तो, माइनस डेल यू बाय डेल वाई माइनस x कांस्टेंट हो जाएगा 0, y ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, और ये भी कांस्टेंट 0। एफ ऑफ जेड बताओ तो बेटा, खाली 3 हो जाएगा क्या यार, माइनस डेल यू बाय डेल जेड माइनस, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 3। अब फाइनल आंसर बताओ तो क्या लिख लेना है, एफ को माइनस 2x आई कैप। ये हो गया बेटा मैग्नीट्यूड, आई लगा देंगे, एक्स एक्सिस की तरफ है ये वाला, माइनस 3y स्क्वायर जे कैप माइनस 3k कैप। अब क्वेश्चन ने बोला था कि एक काम करो, 1, 2, 3 पर बताओ, वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें क्या है, x की जगह पर 1 पुट कर देते हैं, y की जगह पे 2। तो फाइनल आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा, माइनस 2i कैप, और इसमें 2 पुट कर देंगे, 6j कैप और 9k। हाँ y स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, और गुना 3 12। कहाँ पर, अच्छा ये वाला, करेक्ट, बिल्कुल सही बच्चों, ये 3 ही रहेगा, जेड तो है नहीं वहाँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है एक्स स्क्वायर वाई क्यू, फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स एट 2, 1। करो सॉल्व। क्या करो, y पे, हाँ तो कर दिया, तो 3y स्क्वायर है ना, y की जगह पे 2 पुट कर दो। ओके, हुआ कैसे, चलो बाकी सॉल्व करो तो बच्चों।
ये दिख रहा है ये वाला, इसको करना है डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अरे कांस्टेंट हो गया 0, और वाई क्यू का डिफरेंशिएशन बताओ, 3 है, वो किधर आ जाएगा, नीचे है, वाई की पावर। ठीक है, चलो इधर सॉल्व करके बताओ सभी। चलो स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस डेल यू बाय किसके रेस्पेक्ट में करना है यार, x के, वाई क्यू मल्टीप्लाई है, ये है कांस्टेंट, तो अगर कांस्टेंट चीज रहेगा और मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो किधर आ जाएगा, बाहर। तो बताओ इसका डिफरेंशिएट क्या करेंगे, पहले तो कांस्टेंट को निकाल के लाओ बाहर, तो क्या लिख लेता हूं, वाई क्यू, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x है ना, तो इसको लिख लूंगा 2x, और एक माइनस बाहर से था, -2x। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सबको? एफ ऑफ वाई, फिर से अपना फॉर्मूला है, u है एक्स स्क्वायर वाई क्यू। बताओ तुम लोग, अब एक्स स्क्वायर को लाओगे बाहर और वाई क्यू का करना है डिफरेंशिएशन, तो -x स्क्वायर और 3y² -3x²। अब वैल्यू पुट करके तुम लोग सीधा आंसर बताओ मेरे को बस, -16i कैप, और जे में बताओ 4i कैप है। तुम लोग यार सही सही बताओ कौन सा है, कहां पर है, 2,1, यहां पर x की जगह पर 2 पुट करो और इसके जगह पर 1, तो 4 आएगा ना, यस। तो ये हो जाएगा f इक्वल टू -4i कैप, और इसमें x की जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना 3, -4i कैप -12j कैप। अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी अगर दिया हुआ रहता है और आपको फोर्स पूछता है, तब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, -del u/del x -del u/del y। फिर से बात कर रहा हूं, आपको क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी, और आपको पूछा है फोर्स, तो हम लोग इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। अगर क्वेश्चन उल्टा बोल दे, क्या चीज, आपको फोर्स दिया हुआ रहे और पोटेंशियल एनर्जी पूछे, तब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। तो इस पे भी बात कर लेते हैं, नोट करके बस लिख लो। तो हालांकि क्या हुआ ये चीज, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक क्वेश्चन देता हूं, x² i कैप +y/j कैप। अगर सही से इस दोनों क्लास को रिवाइज करो ना, या इस क्लास को, तो हम वर्क डन ही निकाल रहे हैं बस, लगभग। फिर से वर्क डन निकालो, इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम 0,0 to 2,1, फाइंड वर्क डन बाय एफ। फाइंड वर्क डन बाय एफ, करो सॉल्व।
यार इस बार आधे बच्चे सॉल्व करके बताओ यार, इतना सारा क्वेश्चन कराया मैंने। एक्स क्यूब बाय 3 ठीक है, वाई स्क्वायर बाय 2 ठीक है, कितना है 3 पॉइंट, अच्छा इस 19/6 ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं, रैशनल में ही बताओ, फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। बेटा सॉल्व करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, कम से कम ये समझ में आ गया वेरिएबल फोर्स है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं यार, वर्क डन निकालना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई, आई के सामने जो भी है एक्स वो एफ ऑफ एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई, अरे जे के सामने y है, और एकदम आसान सा इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं करना। ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन से देख लो, x चेंज हो रहा है 0 से 2, तो ये 0 से 2 कर दो, और ये चेंज हो रहा है 0 से 1, तो बताओ ये क्या हो जाए। अरे कहाँ गया, x की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 माइनस 0/3 और y की जगह पे 1, 1 माइनस 0/2, 8/3 या प्लस 1/2, तो ये 6 ले लेता हूँ, 3 से 2 बार में ये हो जाएगा 16 और 2 से 19/6, है ना। अब फिर से क्वेश्चन लिखो, if potential energy at, in previous question लिखना, in previous question if potential energy at 0,0 is 5 joule, 5 joule, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट, कौन सा कोऑर्डिनेट है यार, 2,1। अच्छा ऊपर वाला फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, इक्वेशन तो कहीं दिया हुआ नहीं था, पाथ तो नहीं दिया हुआ था, कंजर्वेटिव है, तो इसीलिए इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। तो बताओ फिर कैसे होगा, कैसे क्या होगा, तुम लोगों ने वर्क डन निकाल लिया, वर्क डन निकलेगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं लिख दूंगा वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन तुम लोगों ने निकाल रखा है कितना, 19/6 इक्वल टू, माइनस रहने दो, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो लिख देता हूं इसको पीई फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब बताओ इनिशियल कौन सा पॉइंट था और फाइनल कौन सा, अरे वो 0,0 से कहानी स्टार्ट किए थे, वो पहुंचे थे 2,1 तक, तो ये बताओ क्या लिख लोगे, 19/6 इक्वल टू माइनस पी फाइनल निकालना है और इनिशियल दे रखा था कितना 5, पुट करके बताओ, इस माइनस को नहीं तो इधर भेज दो, 19/6 और फिर इसको इधर भेजोगे तो प्लस का 5, ये हो जाएगा पी फाइनल, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ 11/6। क्लियर है बच्चों, एक बार वापस बताओ तो आज की क्लास में क्या सीखे। मोस्टली जो डिस्कशन रहा वर्क डन पे रहा, एक थ्योरम बार बार अगले चैप्टर में भी अपन यूज करेंगे और आसान है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, जितना भी फोर्स है सबका वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर आधा से ज़्यादा क्लास अपन एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं और वो है कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स कहते किसको है, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर्मूला अगर समझने की कोशिश करें तो आपको अगले चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ रहेगा और मैं पूछूंगा फोर्स कैसे निकालते हैं, क्या करना है डिफरेंशिएशन, और कौन सा पार्शियल डिफरेंशिएशन। फोर्स दिया हुआ रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो करेंगे इंटीग्रेशन। चलो एक दो छोटी छोटी बातें और डिस्कस करते, हाँ मतलब क्लास को आज यहीं रहने देता हूँ
और ये एक यारी, पिछली क्लास बताया होगा सर ने, नहीं क्या? ओके, ये मतलब ये है यारी जीत की, ये सब स्लाइड है। मेन जो समझने वाला पॉइंट ये है कि आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपके रेफरेंस से ये मतलब आपके रेफरेंस से कोई अगर एडमिशन लेता है ना तो गारंटेड रिवार्ड है, और अप टू 10,000 लिखा है, वो आपकी किस्मत कहाँ तक आएगा, बट गारंटेड का मतलब है कम से कम 1 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना कुछ तो मिलना है, ठीक है। तो अपनी किस्मत तुम लोग आजमा सकते हो, देखो क्या है। तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, क्लियर है। तो क्लास को यहीं रखते हैं बच्चों, और ये एडिशनल क्लास कब लगेगा कैसे लगेगा वो कोऑर्डिनेटर से पूछ के फिर मैं अगली क्लास में अनाउंस करूंगा, अभी किसी से नहीं पूछना है। हाँ डन बच्चों, थैंक यू।